IFPH फोरम का आज यह 267 डे है, यानी कि हम लोग दूसरे वर्ष के दूसरे दिन पर हम लोग हैं। आज हमारे पास में एक विशेष मेहमान जो हमारे मित्र भी हैं, हमारे सहयोगी भी हैं और हम लोगों के साथ मिल करके बहुत समय से काम करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं। डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा हमारे पास में उपस्थित है। काफी व्यस्त प्रिंसिपल हैं, पूरे यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए इनकी व्यस्तता बनी रहती है, लेकिन फिर भी ये इसमें हम लोगों को समय देते हैं। यह इनकी महानता है, इनके सरल हृदय का परिचायक है। डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जो है तो ये प्रिंसिपल हैं सुपरिटेंडेंट पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बड़ौदा में, और वहाँ पर बहुत दिनों से कार्यरत है। इसके पहले पारुल यूनिवर्सिटी के राजकोट कॉलेज में भी थे। इनका काफी लंबा इतिहास है। इन्होंने काफी, इनका जो एक्टिविटी है, एकेडमिक एक्टिविटी है, अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं देखता हूँ कि निरंतर इनकी ये यूनिवर्सिटी में जो होम्योपैथी की जो पहचान बनाए हुए हैं, उसमें डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हमारे बीच में पुनः उपस्थित हैं। मैं इनसे समय समय पर इनसे बात करता रहता हूँ, इनसे समय लेकर के मैं इन्हें यहाँ पर आमंत्रित करता रहता हूँ। और सबसे बड़ा सरल हृदय इनका है कि हमारी बात को ये टालते भी है और हमेशा ये हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार करके आ जाते हैं। मैं डॉक्टर विभू प्रसाद पांडा जी, मैं आपके आज के इस मंच पर और हम लोगों का जो ये दूसरा वर्ष चल रहा है उसका दूसरा दिन है, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज आप अपना लेक्चर को शुरू कीजिए। नमस्कार सभी सज्जनों को हैनीमैनियन ग्रीटिंग्स दे रहा हूँ। कल हमारा मास्टर हैनीमैन का जन्म के उपलक्ष्य में मैं दिल्ली गया हुआ था, आज सुबह पहुंचा। और ये सहानी सर का तो हम लोग जब डेमोस्ट्रेटर थे तब भी सुनते थे। आज ये जो फोरम है, मेरा असर दिख रहा है? हेलो हेलो, हाँ ठीक है सर। हम लोग 10 तारीख को भी मीटिंग कंडक्ट किए हैं, ये मीटिंग चला है, 9 को भी चला है, 11 को भी चला है। मैं दिल्ली में था, वहां से मीटिंग चला। पूरे ये कभी बंद नहीं होने वाला है। आप चालू रखिए सर। आप पीपीटी अपलोड कर सकते हैं, आपको हम लोग पोस्ट बना दिए हैं। हाँ जी सर, मैं ये पीपीटी थोड़ा अपलोड हो जाए। मेरा स्लाइड दिख रहा है सर? नहीं, एक मिनट, अभी नहीं अपलोड हुआ है। एक मिनट सर, मेरे स्लाइड खोलने में थोड़ा लेट हो रहा है, तो मिनट। ये स्लाइड खुल जाए तब तक मैं शुरू करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है बहुत मूल्यवान टॉपिक है, क्योंकि हमारा होम्योपैथी में ऑर्गेनल का बिना प्रैक्टिस करना ये कतई संभव नहीं है। और ऑर्गेनल, जैसे ये कहावत है कि स्वधर्मे निधनं श्रेष्ठ परधर्मं भयावह, ऐसे ऑर्गेनल हमारा सभी होम्योपैथी को एक इकट्ठा करके बांध के रखा है। तो उसमें जो भी हैनीमैन ने लिखे हैं, और इसके बाद हैनीमैन के बाद जो भी स्टॉलवर्ट इसको व्याख्या किए हैं, उसका पुंखानुपुंख वाचन किए हैं, उन लोगों का अगर देखा जाए ये बहुत मूल्यवान है, और इसका हमको अपना प्रैक्टिस लाइफ में उतारना बहुत जरूरी है। एक मिनट सर, इससे ये जो आइकन सब नीचे था वो मेरे को अभी दिख नहीं। स्क्रीन है ना जी सर, सर, जो नीचे वही नीचे जो शेयर स्क्रीन का आइकन जो है ना, वो दिख नहीं रहा है अभी मेरे को। एक मिनट सर, आपका तो आपको पोस्ट बना हुआ हाँ है। आया, एक मिनट सर, आ रहा है, आ हाँ जी। रहा है। अभी दिखा सर? हाँ, अब आने लगा है, अभी आएगा, आ जाएगा। आ जाएगा, हाँ।
स्लाइड दिख रहा है मेरा? आप अभी चल रहे, हाँ अब आ गया ठीक। अब ये शुरू कर सकते हैं जी। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है दैनिक चिकित्सा में, ये आपको दिख रहा है स्लाइड सर? स्लाइड आ रहा है, हाँ दिखाई पड़ दिख रहा है। रहा। तो अप्लाइड अप्लाइड ऑर्गेनन का हाँ हाँ आज हम थोड़ा ठीक चर्चा करेंगे। तो ठीक उसमें जो जो मैं कवर करना चाहूँगा, उसमें अप्लाइड ऑर्गेनन एक्यूट डिजीज में कैसे करेंगे। एक्यूट डिजीज का जो विभाग है, जो विभाजन किया गया है, इंडिविजुअल, स्पोरेडिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, इसमें ऑर्गेनन का व्यवहार कैसे करेंगे, ऑर्गेनन का फायदा कैसे लेंगे, एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज में कैसे लेंगे, एक्यूट डिजीज जब क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट के दरमियान अपीयर होता है तो उसमें कैसे लेंगे, एक्यूट डिजीज जब एपिसोडिक फॉर्म में अपीयर होता है उसमें हम कैसे लेंगे। इसके बाद अप्लाइड ऑर्गेनन का क्रॉनिक डिजीज में कैसे उपयोगिता लेंगे, इसमें नॉन माइजेमेटिक में, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज में, सूडो क्रॉनिक डिजीज में, माइजेमेटिक में, उसमें भी सिंगल और कॉम्प्लेक्स, ये सभीयों में ऑर्गेनन का उपयोग हम कैसे करेंगे, इसका आज चर्चा करेंगे। तो हमारा होम्योपैथी में हम जो पिलर्स मानते हैं, एक मैथमेटिका, दूसरा ऑर्गेनम, तीसरा रिपोर्टरी, ये इसको मैं छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन समझाऊंगा। उसमें अगर एक पंछी है, उसका जो बॉडी है उसको मैथमेटिका के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के बिना बाकी पार्ट का कोई महत्व तो नहीं रहता है। लेकिन बॉडी भी सभी काम नहीं कर सकता, उसको उड़ने में, जहां भी उड़ने में मदद करना होता है, तो उसका जो पंखी है वो हेल्प करते हैं। और पीछे तरफ डायरेक्शन, सीधा डायरेक्शन बताने में उसका पूंछ वो यूज करता है। ऐसे हमारा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन उसका पूंछ का काम करता है, और उसका जो स्टोर हाउस, जो बॉडी है, वो मैथमेटिका उसका काम करता है, और उसको प्रॉपर डायरेक्शन देना ये रिपोर्टरी का काम है। तो ये तीनों का नॉलेज के बिना हम क्लासिकल होम्योपैथी को, या आजकल जो भी जैसे होम्योपैथी हम प्रैक्टिस करते हैं, ये संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारा जैसे कोई गंतव्य स्थल में हमको जाना है तो उसके लिए हमको पैसा का आवश्यकता है, वो बहुत जरूरी है। ऐसे मैथमेटिका वो पैसा अगर नहीं हो हम कहीं जा नहीं सकते। दूसरा, अपना दिशा, क्या क्या उपाय है। सपोज हम बॉम्बे जाना है तो बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन में जा सकते हैं, रेल में जा सकते हैं, हवाई जहाज में जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, बहुत सारे साधनों है, टैक्सी करके जा सकते हैं। ये सब ऑर्गेनल डिफरेंट रास्ता बताता है। और रिपोर्टरी क्या करता है कि कौन सा रास्ता सही है और सरल है, सुगम है, और वो जल्दी हम पहुंच सकते हैं, टारगेट को टच कर सकते हैं जल्दी, वो रिपोर्टरी कहता है। तो ये तीनों का बिना हमारा होम्योपैथिक प्रैक्टिस संभव नहीं है। और इसमें जो आज डिस्कशन करेंगे उसमें अप्लाइड ऑर्गेनन का डिस्कशन करना है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे सभी लोग सज्जन सब जानते हैं, जैसे हम एनाटॉमी का, अप्लाइड एनाटॉमी का विषय लेते हैं तो रेटाइनल आर्टरी का नॉलेज अप्लाइड एनाटॉमी में बहुत जरूरी है। क्योंकि रेटाइनल आर्टरी अगर डैमेज होता है तो हमारा रेटिना को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, और रेटाइनल आर्टरी का अनास्टोमोसिस नहीं होता है। तो अनास्टोमोसिस नहीं होने के कारण, उसका दूसरा लाइन नहीं होने के कारण, अगर रेटिनल आर्टरी डैमेज हुए तो आदमी अंध हो जाता है, अंधत्व प्राप्त करता है। इसलिए इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे ऐसे ऑर्गेनल का अप्लाइड पार्ट अगर हमारा नॉलेज नहीं है तो जो ठीक होने वाला जो बीमार है उसको भी हम बिगाड़ सकते हैं। इसका जैसे हमारे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, हमारा स्कोप एंड लिमिटेशन ये ऑर्गेनल से हमको प्राप्त होता है। जो जो बीमारी नेचर से आया है उसमें हमारा स्कोप है। जो बीमारी का ओरिजिन नेचर से नहीं है, जिसका प्रारंभ नेचर से नहीं हुआ, जिसके पीछे नेचर नहीं है, उसमें हमारा लिमिटेशन है। तो जैसे पॉइजनिंग का केस है, पॉइजनिंग का केस में हम
हमारा लिमिटेशन है, हमारा जैसे कोई नेचुरल डिजीज है उसमें से स्कोप है। ये जो नॉलेज हमको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन देते देते हैं। इसीलिए अप्लाइड ऑर्गेनन का अगर मीनिंग डेफिनेशन कहे तो अप्लाइड ऑर्गेनन जो है हमारा जनरल प्रिंसिपल को अप्लाई करके क्यूर का तरफ जो हमको पहुंचाता है वो अप्लाइड ऑर्गेनन उसको कहते हैं। मैं जो करेक्शन होगा ना मैं कर दूंगा। तो ये जो प्रिंसिपल, ये हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो लॉजिक है, एक सिंपल एग्जांपल है। हम लोग ना कि डिजीज को ट्रीट करते हैं, हम ट्रीट करते हैं वो आदमी को जिसको डिजीज हुआ है। हम बीमार व्यक्ति को ट्रीट करते हैं, ना कि बीमारी को ठीक करते। तो बीमार व्यक्ति जैसे ठीक होता है तो ऑटोमेटिकली बीमार ठीक हो जाता है। ये जो प्रिंसिपल इसीलिए ऑर्गेनन में हनीमैन ने एफोरिज्म में लिखे हैं कि ये फिजिशियन को समझना चाहिए वो किसको ठीक करेगा, जो दिखता है या जो जो डिजीज है उसको, या जिसको डिजीज है उसको। तो ये नॉलेज होने से हम इंडिविजुअलाइज पर्सन को ट्रीट कर पाते हैं। और जब इंडिविजुअलाइजेशन का प्रिंसिपल को अपनाते हुए टोटालिटी ऑफ सिम्टम फॉर्म करते हुए, चाहे एक्यूट डिजीज हो, एक्यूट डिजीज में हम एक्यूट टोटालिटी करते हैं, क्रॉनिक डिजीज में क्रॉनिक टोटालिटी करते हैं। तो टोटालिटी जब फॉर्म हो जाता है, एक तल चित्र बन जाता है वो व्यक्ति का, तब वो मेडिसिन हमको बता देता है कि अमुक मेडिसिन है। जैसे हमने एक व्यक्ति आया, एक लेडी आई, देखने में सुंदर है, ब्लॉन्ड हेयर है, और छोटे छोटे चीजें पे रोती रहते है, कभी रोती है कभी हंसती है, चेंजेबल होते रहता है, और माइल्ड है, नम्र है, ऐसे हम देखते हैं। तो उसमें अगर इसको रिमाटिज्म हुआ है, जो बात है अगर वो शिफ्टिंग नेचर का होता है, जो कि ठंड बढ़ने से उसको पेन बढ़ जाता है, ये सारे सिम्टम शाम को अग्रावेट होता है, अपोजिट सेक्स को डरती है। तो ये सारे चीज को इकट्ठा करके, जैसे एक छोटा बच्चा ब्लॉक को लेके एक मूर्ति, एक एलिफेंट या ऐसे कुछ बनाता है, जब वो चित्र बन जाएगा तो ऐसे चित्र जो मेडिसिन अपना ड्रग प्रूविंग के दरमियान ऐसे स्वस्थ व्यक्ति का ऊपर प्रोड्यूस करता है, दोनों को हम मिला देते हैं, और जो एकदम से मिल जाता है वो हमारा सिलेक्टेड रेमेडी है। हम ऐसे नहीं देखते कि इसका ये घाव हुआ है, इसको ये कि इसका लाल हुआ है उसको ठीक करे। जैसे अपना घुटने का सूजन है, साइनोवाइटिस, तो दूसरा कन्वेंशनल मेडिसिन वो साइनोवाइटिस को देखते हुए एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन दे देते हैं, और उसको बाहर बाहर उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन हमारा हमेशा हम देखते हैं फर्क के पीछे एक कारण होता है। होम्योपैथिक हमेशा वो कारण को ढूंढता है, और जो कारण है उसको ठीक करता है, ऑटोमेटिकली जो इफेक्ट, जो प्रभाव ठीक हो जाता है। हम प्रोसेस को ठीक करते हैं तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। हम प्रारंभ को हटा देते हैं तो उसका एंड नहीं आता है। हम हमेशा विचार का जगत को ट्रीट करते हैं, ना कि मटेरियल जगत को ट्रीट करते हैं। ये कंसेप्ट अगर हमको समझ में नहीं आएगा, हम इफेक्ट को ट्रीट करेंगे, हम इसका बाहर जगत को देखेंगे, और जो हमको दिखता है हम आंसू पोछेंगे रुमाल में, वो ठीक नहीं होगा। अगर बच्चे को चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट देने से ठीक होगा। क्या चाहिए ये पता ऑर्गेनन ही बताता है, इसको कैसे हम लाएंगे। हम लोग केस टेकिंग में पढ़ते हैं, जैसे ओबियस कॉज है, जो कॉज को पेशेंट या उनका पेशेंट बताना नहीं चाहता है, जो कि सेक्स से रिलेटेड है, जो छुपाना चाहते हैं, ऐसे कॉज को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको कैसे हम कलेक्शन करें, वो पेशेंट को कैसे कन्विंस करे, पेशेंट कैसे हमारे ऊपर विश्वास ये करे। हम पेशेंट से वो निकालने के लिए वो उसका व्यक्तिगत जो कारण है उसको ये लेने के लिए हम कैसे ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा, उसका वो जब डिस्क्राइब करता है उसको डिस्टर्ब ना करे। ये सारे जो केस टेकिंग से माध्यम से हम ऑर्गेनन ही सिखाते हैं, इसीलिए हमको कॉज इजीली मिल जाता है। तो ये जो कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमारा प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ ऑर्गेनन में हनीमैन ने क्लियर कट लिखे हैं
कि हमको इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज करना है, डिजीज का खोज करना है। 83 से लेके 104 एफर्जम में लिखा है। मोनिका कहाँ है? क्योंकि हम जो है, जो हमारा केस टेकिंग और कन्वेंशनल केस टेकिंग में बहुत अंतर है। हम जो है उसमें क्वालिटी सिम्टम लेते हैं, ना कि क्वांटिटी सिम्टम लेते हैं। हम मोनिका जो क्वालिटेटिव सिम्टम है वो लेके हम मेडिसिन तय करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक व्यक्ति प्रेडिक्ट करता है, डेट टाइम प्रेडिक्ट करता है मैं मर जाऊंगा, तो इस ये डेट प्रेडिक्ट करता है, इसको शायद कन्वेंशनल मेडिसिन में ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको ऐसे क्वालिटेटिव सिम्टम को लेके हम मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं और उसमें ठीक होता है। ये जो ज्ञान हमको ऑर्गेनम देता है, तो पेशेंट तो अपना बहुत सारे समस्या बताएगा। जो ये कहा जाता है, जो समस्या लेके पेशेंट आपका पास आता है वो सब कॉमन सिम्टम है। जो कॉमन सिम्टम की हमारा मेडिसिन सिलेक्ट करने में हमको मदद नहीं करता। तो जो सिम्टम हमको मेडिसिन सिलेक्ट करने में मदद करता है, वो सिम्टम को लेने के लिए हमको हमारा प्रणाली, जो हमारा केस टेकिंग का प्रणाली को अपनाते हुए वो सिम्टम हम कलेक्शन करेंगे। इसलिए केंट ने लिखा है आप 1000 सिम्टम कलेक्शन कर सकते हैं। अगर उसमें मेडिसिन सिलेक्शन करने में आप असमर्थ होते हो तो 1000 सिम्टम का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे एक वर्ड, एक एक अल्फाबेट ए, उसका मीनिंग होता है 1, लेकिन ABCDE ये 5 अल्फाबेट है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। इसलिए हम उससे जो कलेक्शन करें वो कलेक्शन का एक मीनिंगफुल होना चाहिए, जिसमें कि हमको मेडिसिन प्राप्त हो। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास हमारा मेडिसिन का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि ड्रग प्रूविंग के दरमियान हमको मिलता है। तो ड्रग प्रूविंग के दरमियान जो सिम्टम मिले और पेशेंट से जो सिम्टम प्राप्त हुए, जो क्वालिटेटिव टोटलिटी है, दोनों का क्वालिटेटिव टोटलिटी जिसका को जो दोनों को कवर होते हैं, दोनों मिल जाते हैं। जैसे हम शादी में कुंडली मिलाते हैं तो राजजोटक जिसको कहते हैं, ऐसे जो मेडिसिन और जो डिजीज पेशेंट, वो दोनों का सिम्टम एकदम बराबर मिल जाते हैं, ऐसे मेडिसिन देना है तब जाके ठीक। इसके बाद मेडिसिन सिलेक्शन तो कर लिए, थर्ड पॉइंट हमको ये नॉलेज होना चाहिए, तीसरा नंबर, कि कौन सा ये जो देंगे जुडिशियस एम्प्लॉयमेंट, कौन सा तरीका देने में सही होगा। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चिकित्सा का तरीका होता है। जैसे हमारा होम्योपैथिक में सिमिलिया सिमिलीवस क्यूरेंटर है, जैसे एंटीपैथिक में कंट्रारिया विपरीत चिकित्सा है, तो जैसे आइसोपैथी में सेम कंटेजियस प्रिंसिपल को लेकर हम चिकित्सा करते हैं। ये सारे, लेकिन इसमें ये नॉलेज हमको जब हम कंपैरेटिव चर्चा करेंगे, जब उनके बीच में जब हम कंपेयर करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कौन सा व्यवस्था सही है, कहाँ किस टाइप का ट्रीटमेंट करना है। इवन हिपोक्रेट्स ने लिखा कि जहाँ क्यूरेबल डिजीज है, जो डिजीज ठीक होने का संभावना है, वहाँ आपका होम्योपैथिक समय के आधार पे चिकित्सा करना चाहिए। जो क्यूरेबल नहीं है उसको हमको पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना चाहिए। ये जो नॉलेज अगर हमारे पास नहीं होगा, तो जो क्यूरेबल नहीं है जिसमें पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना है, जैसे ग्रॉस पैथोलॉजिकल चेंज हो गया, थर्ड स्टेज कैंसर आ गया, व्यक्ति का शुद्ध उस वह रिवर्सिबल चेंज और प्रश्न नहीं उठता, ऐसे समय में ऑर्गेनम कहता है वहाँ आपको पैलिएटिव ट्रीटमेंट देना है। अगर ये रिवर्सिबल स्टेज में है लेकिन ऑर्गन डैमेज हुआ है, तो हमको लो पोटेंसी देना है। ये हमको ऑर्गेनम से शिक्षा प्राप्त होता है और तब जाके हम रेडिकल क्योर हम प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा हमारा केस को हम ही बिगाड़ देंगे। ये आगे हम चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा प्राधान्य ये होता है कि हमको केस सिलेक्शन करना है, कौन सा केस को हम अपना ट्रीटमेंट के दायरे में लेंगे, कौन सा केस को हम नहीं लेना चाहिए, रिफर कर देना चाहिए। तो जैसे हमारा आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज है, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज के लिए हमारा वाइटल फोर्स है, हमारा कोई उसमें रोल होता ही नहीं, केवल हम मैनेज कर सकते हैं अगर वाइटल फोर्स स्ट्रांग है। ये 74 एफर्जम से लिखा गया है कि वाइटल फोर्स अगर स्ट्रांग है तो उस समय आपको आपको वो जो मेडिसिन है उसको बंद करना होगा,
पेशेंट को खुश करने के लिए प्लासेबो देना होगा। प्लासेबो देने से धीरे धीरे जैसे मेडिसिन का पावर कम होते जाएगा, हमारा वाइटल फोर्स उसको ओवर पावर करेगा। उसमें आगे लिखा है कि अगर ये लॉन्ग कंटिन्यू सफरिंग के कारण, लंबा दूरिया सफरिंग के कारण कोई मायाजम भटक रहा है पीछे, तो ऐसे समय में वो मायाजम को दूर करने के लिए हमको एंटीशोरिक देना होगा। लेकिन इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहता, वाइटल फोर्स वही ये डिजीज को ठीक करता है। तो उसमें केस सिलेक्शन पहला चीज है कि ये केस मेरे को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये नॉलेज ऑर्गन से मिलता है। इसके बाद केस टेकिंग हम करते हैं। केस टेकिंग भी एक आर्ट है। आर्ट सबका ये डिफरेंस होता है। सब लोग हम जैसे जानते हैं कि इंजेक्शन आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ग्लूटियल मसल में देने से पेन कम होता है, कोई नर्व का अफेक्शन नहीं होता है, वो बेस्ट जगह है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन अमुक नर्स इंजेक्शन देता है वो बहुत कष्ट होता है, अमुक नर्स देते बिल्कुल कष्ट नहीं होता। तो ये स्किल है टू गेट ए रिजल्ट। तो आर्ट हम जितना आर्टिस्टिक होंगे, जैसे मैंने हमारा जो सीनियर टीचर है उन लोग का देखा ये तो वो लोग जब केस टेकिंग करते हैं तो तुरंत तो पकड़ लेते हैं कि इसका पीछे क्या है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। साहनी सर जानते हैं एमपी आर्या। एमपी आर्या सर बहुत विद्वान व्यक्ति है। वो धंडोमामा कॉलेज पुणे में उन्होंने एक प्रोफेसर, वो प्रिंसिपल थे उस समय। डेमो में लेक्चरर था, मैंने गया था वहाँ ओरिएंटेशन अटेंड करने के लिए। तो एक पेशेंट आया, जो पेशेंट ने आके कहा कि मेरा सर दर्द बहुत वन साइडेड हेमिक्रेनिया है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है। तो 4 स्टूडेंट बैठे थे, मैं भी बैठा था, नलगढ़ चौक में उनका क्लिनिक था। तो सर बोले आप लोग रिपोर्टरी देख के इसका मेडिसिन सिलेक्ट करो। तो उसका जब हिस्ट्री हमने लिया, वो पेशेंट ने कहा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं 15 दिन रहता हूँ पुणे में और 15 दिन रहता हूँ बॉम्बे में। तो बॉम्बे जब मैं बॉम्बे जब जाता हूँ तब क्या होता है कि मेरा सर दर्द शुरू हो जाता है, फिर पुणे आने से मेरा सर दर्द ठीक हो जाता है। तो ऐसे पुणे का और है वैसे। तो उसमें हम लोग शीश और आग्रावेशन सोचते हुए उसको हमने नाट्रोमुर मेडिसिन दिया। तो शीश और आग्रावेशन नाट्रोमुर दिया, फिर उसको देने के बाद 6-7 दिन के बाद बुलाया गया। तो उसमें वो व्यक्ति का कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था। जब नहीं हुआ तो अभी आर्य साहब बोले कि अभी मैं इसका केस टेकिंग करता हूँ, आप लोग आइएगा। तो उन्होंने उसको पूछा, हम लोग बैठे उसको पूछे। तो इसका जो है, जो पुणे में उसका परिवार रहता है और बॉम्बे में उसका परिवार नहीं रहता है। तो उसमें पुणे में परिवार के साथ रहने के कारण क्या होता है कि उसमें अपना पत्नी के साथ संभोग ये सब करने को सुयोग मिलता है, वहां नहीं मिलता। तो उसमें रिपोर्टरी में, केंट रिपोर्टरी में उन्होंने लिखा है कि हेडेक अमुलरेटेड बाय सेमिनल इजैकुलेशन, एक ही ये था, उसमें लैक्कानिनम मेडिसिन है, आज मेरे को अच्छा से याद है। तो उन्होंने लैक्कानिनम दिए, वो पेशेंट गया, 3 दिन बाद आया और 3 दिन बाद आने के हमारा सबके लिए मिठाई लेके आया था। तो आज भी मेरे को याद है। ये फर्क होता है कि एक एक्सपीरियंस टीचर कैसे केस टेकिंग करे और हम कैसे, हमारा कोई गलती नहीं था, क्योंकि अग्रावेशन फ्रॉम सीशोर, अम्लरेशन फ्रॉम सीशोर, ये दो अलग, मेडोडिनम नाट्रोमुर दो मेडिसिन है। तो हम उसको लेके हमारा जो नॉलेज था उसमें दिए। लेकिन जो आर्ट है, जो स्किल है, वो आर्य सर के पास ज्यादा था। सेम थिंग साहनी सर जाते हैं, एलएम खान, वो ऑर्गेनम का एक अच्छा टीचर है। तो उन्होंने, उनका क्लिनिक में मैं कुछ दिन सौभाग्य मिला था, बैठा था। तो उन्होंने भी ऐसे देखे, एक पेशेंट आया, बिना सोचे समझे उनको पल्साटिला दे दी, बहुत ज्यादा कुछ पूछता ना करते हुए पल्साटिला दिए। तो जब हम पूछे कि सर आप इमीडिएट पल्साटिला कैसे दे दिए, तो उन्होंने कहा कि जब वो लेडी आई, वो इसका कॉन्स्टिट्यूशन मैंने देखा, और बार बार वो क्या कर रही थी कि अपना जो ये अंगूठी है, जो रिंग को बार बार ऐसे चेंज कर रही थी, मैंने डायना यहाँ से लेके इधर, इधर से लेके उधर, इस टाइप का चेंज कर रही थी। एक चेंजेबल मेंटालिटी को देखते हुए मैंने पल्साटिला देखा।
तो ऑब्जर्वेशन जो है तो पल्सर लेते हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये जितना एक्सपीरियंस होगा उतना हम उसमें सक्सेस होंगे। खाली बुकिश नॉलेज नहीं, ये प्रैक्टिकल पार्ट है। तो ऑब्जर्व, इसके बाद जब मैथमेटिका में पल्सर सिलेक्शन हो गया, इसके बाद उन्होंने फिर पोटेंसी में आए। तो पोटेंसी में जब आए उन्होंने बोले इसके कितना क्या पोटेंसी देंगे। तो उस समय पोटेंसी जैसे ससेप्टिबिलिटी को हम देखते हैं, उसका रिएक्शन पावर को जज करते हैं। तो रिएक्शन पावर को जज करते हुए यंग थी, एनर्जेटिक थी, और ये उसका बातचीत एकदम इंटेलिजेंट थी। ये सारे चीज को देखते हुए, वाइटलिटी को देखते हुए सर एक ही डोज, वो एक्चुअली एलएम खान प्रैक्टिस करते हैं इनहेलेशन, मींस उन्होंने ये नोज के थ्रू मेडिसिन देते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा वायल लिए, उसमें पल्सर का 1 ml का 2 गोली डाला, उसमें 2-3 ड्रॉप पानी डाला, फिर उसको बोले कि दिन में आज सूंघो, काल सूंघो, फिर 4 दिन आप फिर बंद करो, 4-5 दिन के बाद आओ। तो इसके बाद वही पल्सर उसको ठीक कराया। ये जो अनुभव है, ये अनुभव एक्सपीरियंस से होता है। जितना पेशेंट का एक्सपोजर होंगे उतना हमको अनुभव मिलेगा। मैं मेरा केस नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा केस आपको बता रहा हूँ। एक पेशेंट है, वो इनकम टैक्स ऑफिसर थे। वो जो इनकम टैक्स का ऑफिसर थे, वो इतना जोर से खराटे लेते थे, उनका खराटे के कारण उनका नींद खुल जाता था। कल्पना करिए, उनका खराटे के कारण उनका वो खुल जाता था नींद। तो ऐसे मैंने उसमें रॉबिन मर्फी का रिपोर्ट देखा। ओपियम आया, ओपियम का एक डोज, आज वो ग्वालियर में ये करते, तो एक डोज देने के बाद, इसके बाद उनका खराटे 50%, फिर 15 दिन के बाद दूसरा डोज दिया गया, क्योंकि एकदम करेक्ट मेडिसिन था। 200 का 2 डोज दिया था मैंने। फिर इसके बाद उसका रिपीटेशन हुआ, उसका खराटे, वो सर खुशवा जी है, उनका खराटे पूरा बंद हो गया था। तो ये होम्योपैथी का जो है, ऐसे नहीं, कोई मिराकल नहीं है, ये साइंस है, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए, लॉ ऑफ सिमिलिया को फॉलो होना चाहिए। केस सिलेक्शन के समय जैसे मैंने कहा, अभी वही लिखा था कि एस्फिक्सिया, सस्पेंडेड एनिमेशन, लाइटनिंग, सफोकेशन, फ्रीजिंग, ड्राउनिंग, ये सब का हमारा हमारा लिमिटेशन है। ऐसे केस को हमको रिफर कर देना चाहिए, ना कि अपना रिस्क लेके उसको, क्योंकि पेशेंट इस पे हम ये कोई नेचुरल केस नहीं, अननेचुरल है। ऑफ कोर्स हमारा और एक केस कह रहा हूँ, सब लोगों को जानकारी होगा कि इलेक्ट्रिकल शॉक के बाद फास्फोरस इज द मेडिसिन। तो मैं राजकोट कॉलेज का ये कर रहे थे, तो एक लाइनमैन, वो जब लाइट कुछ बना रहा था, उसको करंट लगा, वो गिर गया, नीचे गिर गया। इसके बाद उसको वाकड़ हॉस्पिटल में ले गए, उसका सेंस नहीं आ रहा था। तो हमारा परिचय का था, हम लोग गए, मैं तुरंत बोला इसको फास्फोरस, भले वो कुछ भी ट्रीटमेंट करे, हम फास्फोरस दे। तो वो डॉक्टर लोग बोले देखो ये अभी तो उसका कुछ ही नहीं, कोमा में चला जाएगा, ये अभी ठीक हो नहीं सकता। और ये, लेकिन ये क्लियर कट बोरिक मैथमेटिका में लिखा है बैड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। तो फास्फोरस 0/1 हम हर 5 मिनट में उसको देना चालू किए। तो इसमें सुबह दोपहर 2 बजे हुआ, रात को 8 बजे तक वो व्यक्ति वो अपना परिस्थिति में आ गया। ठीक है, वो लोग सलाइन वगैरह जो भी किए थे, लेकिन ये अगर परफेक्ट मेडिसिन हो, और ये जैसे एक्यूट टोटालिटी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता, कॉज जो है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर मेडिसिन सही हो जाता है तो ये 100% काम देता है। केस टेकिंग के दरमियान ये भी एक आर्ट होना चाहिए कि हम वर्बल नॉन वर्बल दोनों तरीके से हम सिम्टम को कलेक्शन करते हैं। तो ये आर्ट भी हम लोग को जानकारी होना चाहिए। जो एक्सपीरियंस है ये फिल्टर करके सिम्टम ले लेते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है घंटों बिताते हैं। तो ये जो मैंने हमारा सीनियर फिजिशियन लोगों का एग्जाम्पल दिया, उसमें वो लोग, ये मेरा टीचर है मैथमेटिका का, वो डॉक्टर अनुराधा प्रसाद षडंगी, वो बरहमपुर कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनका क्लिनिक में मैं शाम को जाके बैठता था। तो जब सर बाहर जाते थे तो मैं उनका क्लिनिक देखता था।
तो उस समय एक व्यक्ति आया जिसको कि उसका टेस्टिकल का सूजन था, टेस्टिकल का सूजन था। और उन्होंने उस समय, मेरे को याद है, 10 रुपया लेते थे। मैं 97 का बात कह रहा हूँ। तो 10 रुपया लेते थे। मैंने उसको आदमी का दिया, मेरे को आज भी याद है क्योंकि चोट लगा था, वो साइकिलिंग करता था। आदमी का दिया था। आदमी का देने के बाद नेक्स्ट डे वो भारी खुश होके आया था। तो अगर कॉज को फाइंड आउट करें एक्यूट डिजीज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारा। तो ये जो नॉलेज है ऑर्गेनम से मिलता है कि पोटेंसी सिलेक्शन कैसे करेंगे, रिपीटेशन कितना कितना ये में देंगे। इवन हनीमैन ने कहा है जहाँ डिजीज बहुत सेंसिटिव है, जहाँ डिजीज बहुत इंटेंसिफिकेशन ज्यादा है, वहाँ 5-5 मिनट में अपन दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारा लिका सास्पेरा मदर टिंचर, ये बहुत बढ़िया मदर टिंचर है अपना स्नेक बाइट के लिए। तो स्नेक बाइट केस में ये बहुत इफेक्टिव है और कारागर भी है। तो लिका सास्पेरा, अगर स्नेक बाइट कोई कोबरा काट लिया, हम वेट करें तो उसका जहर फैल जाता है। तो ऐसे स्थिति में वो मदर टिंचर एक्सटर्नल अप्लाई करे और इंटरनल भी दे। तो उसमें मैंने मेरा सामने देखा सड़ंगी सर का क्लिनिक में, वो जो कोबरा काटा था, वो कोबरा उसको इसके बाद हॉस्पिटल गया, लेकिन बच गया वो। तो प्राइमरी जो चिकित्सा हम उसमें कर पाए। तो ये सब करने के लिए हनीमैन ने क्लियर कट लिखे हैं, आपको फ्रीडम प्रिजुडिस से अलग होना पड़े, कोई अप्रभावित होना पड़ेगा, सभी पेशेंट को नया हिसाब से ग्रहण करना होगा, आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्विंग कैपेसिटी आपको होना चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति आया आपका क्लिनिक के अंदर और ये खुद वहां साफ करके चेयर को बैठा, इवन आपका कोई फोटोग्राफ अगर टेढ़े मेढ़े है, वो आके आपको फोटोग्राफ को सीधा कर रहा है, आपको कहता है सर आपका कॉलर, ये जो शर्ट पहने उसका बॉटम आगे पीछे है, तो ये समझ जाइए फास्टिडियस पेशेंट है, इसको आर्सेनिक हमको देना है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन, जिसका पास ऑब्जर्विंग पावर अच्छा है, तो ये ऑर्गेनम से जो नॉलेज प्राप्त करता है वो जल्दी उसमें सक्सेस होता है। इसके बाद ये सब नॉलेज होने के बावजूद हम 3 में जो अभी बताया, पहला चीज है हमको बहुत सारे एक जैसे मेडिसिन में से बेस्ट मेडिसिन हमको चुनना है। जैसे आपका आर्सेनिक, रस्टक्स और एकोनाइट, तीनों रेस्टलेस का मेडिसिन है, तो तीनों सिमिलर मेडिसिन है। ये तीनों में से फिजिकल रेस्टलेसनेस आपका रस्टक्स होता है, मेंटल फिजिकल दोनों रेस्टलेसनेस आर्सेनिक होता है, और खाली मेंटल रेस्टलेस वो एकोनाइट होता है। ये इसमें से जो वो पेशेंट को लागू पड़ता है, ये लॉ ऑफ सिमिलर के आधार पर वो मेडिसिन सिलेक्शन करे। अगर मेडिसिन सिलेक्शन करके उसको, इसके बाद होता है प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी सिलेक्शन करना। अगर जैसे हमको रोटी अच्छा लगता है, लेकिन एक रोटी में पेट नहीं भरता, हमको ज्यादा भी चाहिए, बार बार भी चाहिए। तो इसलिए डोज पोटेंसी का नॉलेज हमको प्राप्त होता है ससेप्टिबिलिटी के आधार पे, रिएक्शन के आधार पे, वो व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, उसका वाइटलिटी कैसे है, उस आधार पे अगर डोज हम सिलेक्शन, जैसे हमारा ये होता है हायर द ससेप्टिबिलिटी हायर द पोटेंसी, तो हायर द ससेप्टिबिलिटी हायर द पोटेंसी, इस आधार पे हम मेडिसिन देंगे तब ठीक होगा। लेकिन ऑर्गेनम कहता है कई कई जगह में इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। जैसे आपका ये ग्रोइंग एज है, तो ग्रोइंग एज मतलब एक 9 महीना बच्चे का दांत निकल रहा है, एक 4 महीना, ये 3 महीना बच्चे का दांत नहीं है, तो 9 महीना बच्चों का दांत निकलने के कारण वो बहुत ससेप्टेबल होता है, उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। पीबोटी के दरमियान लड़की का ससेप्टेबिलिटी ज्यादा होता है, उसको ज्यादा देना चाहिए। 10-12 साल का लड़की और 5 साल का लड़की में ऐसे कहीं कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आता है। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन, ये भी हमको समझना पड़ेगा कि डोज कैसे, मिनिमम डोज क्या है। मिनिमम डोज इनफाइनाइटेसिमल डोज कहते हैं, फार्मास में लिखा है 1/100 ऑफ ए ग्रेन, दैट इज मिनिमम डोज। लेकिन ऑर्गेनम कहता है वह मिनिमम मात्रा का मेडिसिन जो कि वाइटल फोर्स में
परिवर्तन लाए जो कि डिजीज को दूर करने में सक्षम हो, वह मात्रा को हम मिनिमम डोज कहते हैं। तो मिनिमम डोज देंगे, पोटेंसी बराबर होगा, ये दूसरा कंडीशन हमको फुलफिल करनी होगी, तब जाके रेडिकल क्यूर होगा। तीसरा, ये मेडिसिन तो हो गया, मान लीजिए पल्साटिला, डोज पोटेंसी हो गया 30, दिन में 3 बार TDS देना है, लेकिन ये पोटेंसी 30 हो गया, रिपीट कितना करेंगे, क्योंकि आज पर द नेचर ऑफ द पेशेंट, जैसे रोगी का अवस्था है, रोगों का अवस्था है, मेडिसिन को देखते हुए हमको उसका प्रॉपर इंटरवल में तो उसको रिपीट भी करना है। ये तीनों कंडीशन जब ठीक होगा तब जाके ये पेशेंट ठीक होगा, नहीं तो नहीं। ऐसे किसी को सुबह से 8-10 बार लैट्रिन हो चुका है, तो वो आके हमको कहता है सर ये 2-3 दिन से हुआ है, और सुबह लूज मोशन मॉर्निंग से चालू हो जाता है, लेकिन इवनिंग तक में नॉर्मल स्टूल आ जाता है। कैसे होता है? जो ये पिट्ठी गंध रहता है, डिफरेंट कलर का रहता है, हम उसमें देख लिए ये पोडोफाइलम इसका मेडिसिन है। लेकिन जो व्यक्ति सुबह से इतना बार जा चुका है, हम अगर उसको रिपीटेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो डिहाइड्रेशन में आ जाएगा, उसका समस्या बढ़ जाएगा। इसलिए आगे जाके भले उसका ड्यूरेशन को हम बढ़ा सके, लेकिन पहले रिपीटेशन फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। जब पेशेंट इंप्रूव करेगा, फिर डोज का बीच में जो दूरत्व वो बढ़ा देंगे, फिर ये चलेगा। तो ये रिपीटेशन 6th एडिशन में हानीमैन ने एंट्री किया था, क्योंकि जब आवश्यकता है हमको मेडिसिन का रिपीटेशन प्रॉपर मात्रा में करना पड़ेगा। अभी मैं बताना चाहूंगा कि एक्यूट डिजीज, ऑर्गेनन कहता है कि एक्यूट डिजीज जो है उसका मैं कॉज से आता हूँ, इसमें माइजमेटिक कॉज है लैटेंसोरा, और एक्साइटिंग कॉज इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज का कॉज होता है। इंडिविजुअल डिजीज क्या है, ये नॉलेज मिलता है ऑर्गेनन से। 5 व्यक्ति धूप में साइकिल लेके आ रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति को लू लग गया, एक व्यक्ति को बुखार जोर से हुआ, बाकी लोगों को नहीं हुआ। ये इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी काम किया। तो वो इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी को देखते हुए यह एक्साइटिंग कॉज जो है सन हिट हुआ, तो सन हिट का एक्साइटिंग कॉज को देखते हुए हम मान लो बेलाडोना दिए, बाकी लोगों का नहीं। तो ये पहचान हमको होना चाहिए, ये इंडिविजुअल है कि स्पोराडिक है, ये एपिडेमिक है, ये पैंडेमिक है। तो जहाँ ये मैक्सिमम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में मैक्सिमम लोग को एक जैसे सिम्टम आ रहा है और वही मेडिसिन आ रहा है, वहाँ अଯथा समय नष्ट नहीं करना है। तो वही मेडिसिन को वो जो पेशेंट आए उनको दे सकते हैं, वही मेडिसिन को प्रतिरोधक मेडिसिन के नाम से, प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन के नाम से, प्रिवेंटिव मेडिसिन का नाम से हम यूज कर सकते हैं। ये नॉलेज हमको ऑर्गेनन से ही मिलता है। ऐसे नहीं कि एक एक कर, वो जब हम समझ में आए कि बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे, पर्टिकुलर लोकेलिटी है, कॉज सेम है, तो उसमें ज्यादा समय वेस्ट करना ही नहीं है, और उसमें अपना मेडिसिन सबको जाके एज ए प्रोफाइलेक्टिक, जो पेशेंट आया पहले से मेडिसिन बना कर रखे, जैसे हम आर्सेनिक के दे रहे थे कोविड में, उस टाइप हमको सोचना चाहिए। दूसरा क्या है कि एक्यूट एक्सासर्बेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीज। अगर कोई व्यक्ति को कोई क्रॉनिक डिजीज जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है, तो ब्रोंकियल अस्थमा है और उसमें क्या हुआ ना, ठंडी हवा के कारण कि ड्रट के कारण वो अस्थमेटिक कंडीशन, हम उसको मेडिसिन दे रहे थे ब्रोंकियल अस्थमा, सोने से आराम मिल जाता था, तो हम सोराइनम देते थे। वो सोराइनम न छोड़ते हम एक दो लेकिन ये वातावरण चेंज होने के कारण, ठंडी हवा चलने के कारण उसका अस्थमेटिक कंडीशन, ब्रेथलेसनेस का कंडीशन बढ़ गया। तो अगर ये बढ़ गया तो अगर ये कारण है ये वातावरण चेंज हो, पानी में भीगने के कारण रस्टक्स दे सकते हैं, अगर नॉर्थ वेस्ट विंड हो एकोनाइट दे सकते हैं। पहले ये एक्सासर्बेशन को दूर करे, इसके बाद फिर अपना मेडिसिन जो क्रॉनिक मेडिसिन उसको चालू रखे। तो ये जो नॉलेज हमको प्राप्त होता है, ये हमको ऑर्गेनन से प्राप्त होता है। कभी कभी क्या होता है कि
एक क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट के दरमियान आदमी को एक्यूट डिजीज भी होता है। जैसे मैं और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नोसोन ले रहा हूँ और मैं मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसमें मैं रिलीफ मिल रहा है, लेकिन इसी दरमियान किसी दोस्त का वहां जाके एक पार्टी था, उसमें खाना खा लिया, जो खाना की अपना घी, ये तैला हुआ चीजें, पूरी, इस तरह का खाना था। तो ये हम उस दरमियान हमारा क्रॉनिक रेमेडी को बंद करके ये पल्सट ले आ रहा है, क्योंकि ये ऑयली फैटी फूड खाया है, तो पल्सट ले देना पड़ेगा। पल्सट ले देने के बाद जब ये एक्यूट डिजीज जो कि क्रॉनिक डिजीज का दरमियान अपीयर हुआ है, वो ठीक होने के बाद फिर अपना लाइन में हम आ सकते हैं। ये जो नॉलेज है अपना प्रैक्टिकल अप्लाइड ऑर्गेनम का नॉलेज है। इसके बाद नॉन मैजेमेटिक डिजीज और जो दो प्रकार के होते हैं, आर्टिफिशियल एंड सूडो क्रॉनिक डिजीज, उसमें ऑर्गेनम कहता है जो मेडिसिन आप प्रोलॉन्ग यूज किए, जैसे कायम चूर्ण है, कायम चूर्ण हम बहुत लेने से हमारा पेट साफ होता है। पहले जो डोज उसमें हो जाता था, इसके बाद डोज बढ़ाना पड़ता है। तो एक समय आएगा डोज बढ़ाने के बावजूद कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा। तो डोज बढ़ाने के बावजूद जब कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा, वो जो डिजीज हुआ उसको आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज हम कहते हैं। इसमें कैसे ट्रीटमेंट करेंगे मैं पहले बता चुका हूँ। सूडो क्रॉनिक डिजीज जो कि अवॉइडेबल नॉक्सियस एजेंट के द्वारा होता है। अवॉइडेबल नॉक्सियस एजेंट क्या है? जो चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं। जैसे हमारा, मैं राजकोट में काम करता था, एक पेशेंट आया था, उसका कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, पूरा हाथ में उसका खुजली होता था। और जब पता चला वो जेतपुर का आदमी था, वो रेगुलर उसका काम था डाइंग फैक्ट्री में कलर देना। तो कलर बिना कुछ ग्लोव्स वगैरह पहनते हुए वो करता था। उसमें कलर का कांटेक्ट आने के कारण उसको खुजली, पूरा हाथ छोटे छोटे घमुरी टाइप का हो गया था, उसमें पानी आने लगा था। जब फिर हमने जब देखा कि ऐसे ऐसे कारण है, तो समझ में आ गया ये मेंटेनिंग कॉज है, ये सूडो क्रॉनिक डिजीज है। तो हम उसको बोले कि आप एक काम करिए, ग्लोव्स ले लीजिए कोहनी तक, इसके बाद आप अपना काम करिए। तो ये किया, साथ में मेडिसिन दिए, वो ठीक हो गया। और तब से वो 2-3 बार बाकी के लिए, लेकिन वो काम नहीं, ये प्रॉब्लम उसको नहीं रहा। तो ये जो नॉलेज है, जहाँ अवॉइडेबल नॉक्सियस, एक लेडी को लिपिस्ट के कारण वहाँ धीरे से ये लिकोडर्मा टाइप का ये हो रहा था, तो ये लिपस्टिक बंद कर दो ठीक हो जाएगा, इसमें मेडिसिन का आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये नॉलेज जो है, ये सूडो क्रॉनिक डिजीज, ये आपको अप्लाइड ऑर्गेनम कहता है ये सूडो क्रॉनिक डिजीज है। उस केस में आपको मेंटेनिंग कॉज का दूर करना है, ना कि आपको ज्यादा मेडिसिन के बारे में सोचना चाहिए। मायोमेटिक डिजीज जो है वो भी सिंगल कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं। तो सिंगल कॉम्प्लेक्स डिजीज वो भी हमको जानकारी होना चाहिए कि इसका पीछे कौन सा मायाजम है। तो ये जो है मायाजमेटिक के बारे में जानकारी लेने के लिए छोटा सा मैं साइड डाला है कि अगर वो डिजीज फंक्शनल है और क्रॉनिक है, उसमें हमको एंटीशोरिक देना है। एंटीशोरिक का भी वो जो नियम कानून जो है, कब देना है कब नहीं देना है। जैसे रात को सिफिलिटिक एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन देना नहीं, जैसे सल्फर के बाद कैल्किरिया का बाद लाइकोपोडियम देना है ना, क्योंकि एक दूसरे से अच्छा फॉलो करते हैं। ये सब एंटीशोरिक डीप एक्टिंग मेडिसिन है। लेकिन जब स्ट्रक्चरल चेंज होता है, आपका साइकोटिक, ट्यूबरकुलर, सिफिलिस, ये मायाजम आ जाते हैं। लेकिन साइकोटिक कहाँ दे, ट्यूबरकुलर कहाँ दे, सिफिलिस कहाँ दे, कैसे पहचानोगे, ये सब नॉलेज जो है हमको ऑर्गेनम देते हैं। वही स्ट्रक्चरल चेंज होगा अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ, ये सेल का अंदर कुछ अनुप्रवेश हुआ और या तो साइज बढ़ गया, तब ये आएगा आपका साइकोटिक के अंडर में। तो एंटी साइकोटिक मेडिसिन देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा, थूजा, मेडोरिनम, नाट्रमसल, इस ग्रुप ऑफ मेडिसिन आएगा। लेकिन अगर स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, ये साइकोटिक का फेज के बाद, जहाँ आपका रिसोर्स कम है, तो उसमें ये दिखता है सोरा टाइप का, लेकिन सोरा नहीं है, स्ट्रक्चरल चेंज हो चुका है, इसलिए इसको सूडा सोरा कहते हैं। इसको ऐसे केस में ये स्ट्रक्चरल चेंज
किस टाइप का, इसमें हिमोरेज होगा, एलर्जी होगी, तो ये सब नॉलेज हमको ऑर्गेनन से मिलता है। इसमें एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन, फास्फोरस, पंजिया, ट्यूबरकुलिनम, ये सब मेडिसिन टोटलिटी के आधार पर हमको देना होगा। सेम थिंग सिफिलिटिक कहाँ देंगे, जहाँ स्ट्रक्चरल चेंज होता है लेकिन डिस्ट्रक्शन होता है, तो डिस्ट्रक्शन उसका मेडिसिन, वो ग्रुप ऑफ सिफिलिटिक ग्रुप ऑफ मेडिसिन आएगा। मार्क्सल, अरोमेटालिकम, ये एसिड ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ये सब एंटीसिफिलिटिक मेडिसिन ये देना होता है। फिर हम मेडिसिन देने के बाद हर चीज का एक असेसमेंट होता है, हमको जानकारी लेना पड़ता है कि मेरा मेडिसिन काम कैसे किया, वो मेडिसिन प्रॉपर काम किया या नहीं किया। ये जानकारी लेने के लिए ऑर्गेनन में प्रैक्टिकल पार्ट में ऑर्गेनन ये हानीमैन लिखे हैं, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट और साइंस ऑफ अग्रावेशन। साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट में पहले मेंटली वो व्यक्ति काम एंड क्वाइट होगा, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो जो कि कन्वेंशनल मेडिसिन इसको विश्वास नहीं करता। कोई भी बीमार व्यक्ति जब मानसिक स्तर पे उसको अच्छा लगेगा, जैसे कि हमने एक स्किन डिजीज के लिए, उजिंग एक्जिमा के लिए ग्राफाइटिस दिया, ग्राफाइटिस देने के बाद वो व्यक्ति आके कहता है सर मेरा एक्जिमा का साइज तो बढ़ गया, लेकिन मेरा अंदरूनी जो खुजली होता था, मैं बेचैनी होता था, मेरा काम मैं कर नहीं पाता था, अब मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं मेरा ऑफिशियल काम बराबर कर रहा हूँ। तो मेंटल कामनेस ये मिल गया उसको, हाई स्पिरिट मिला, तो उसमें सब समझ में आ जाता है कि इसका एमुलरेशन चालू हुआ, हमको वेट एंड ऑब्जर्व करना है। ये नॉलेज ऑर्गेनन देता है। और हमका असेस करने के लिए और कौन गाइड करता है, केन्स 12 ऑब्जर्वेशन। केन्स 12 ऑब्जर्वेशन में 11 ऑब्जर्वेशन जो है वो सीक का पर देखा गया है, एक 9th ऑब्जर्वेशन जो कि प्रूवर का पर किया गया है। तो वो कहता है कि अगर मेडिसिन देने के बाद पहले अग्रावेशन, इसके बाद एमुलरेशन आता है, थर्ड ऑब्जर्वेशन है, तो उसपे ये होम्योपैथी के अग्रावेशन में हम वेट एंड ऑब्जर्व करेंगे। सेम थिंग अगर ओल्ड सिम्टम आता है, 11 ऑब्जर्वेशन कहता है कि ये हेरिंग्स लॉ है, उसको हम वेट एंड ऑब्जर्व करें। वही वही चीज को केन 12 ऑब्जर्वेशन को रॉबर्ट रेमेडी रिएक्शन के माध्यम से लिखे। तो कोई भी मेडिसिन देने के बाद, चाहे एक्यूट डिजीज हो चाहे क्रॉनिक डिजीज हो, उसको हमको असेस करना पड़ता है कि ये असेस का जो नॉलेज है ऑर्गेनन देता है। अगर ये चीज आएगा, अगर प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन, फाइनल डिक्लाइनेशन, पूरा लंबा एग्रावेशन लास्ट में डिक्लाइन हो रहा है, तो किलर एग्रावेशन, एक नंबर एग्रावेशन हमारा डीप सोडी का जो आर्टिफिशियल मेडिसिन दिए वो डीपर हो गया, और ये क्यूरेबल केस नहीं है, इसलिए हमको तुरंत एंटीडोट करना पड़ेगा। ये सब जो नॉलेज है हमको ऑर्गेनन से मिलता है। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर हम लोग सब जानते हैं, जो मेडिसिन देने के बाद ऊपर से नीचे, अंदर से बाहर, मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन से लेस इम्पोर्टेंट ऑर्गन, ये हम देखेंगे। आप मेडिसिन देने के बाद अगर पहले जॉइंट्स पेन कम होता है, हार्ट पेन रहता है, तो हमारा मेडिसिन गलत है। पहले हार्ट रिलैक्स हो, जॉइंट्स पेन कम होए, हार्ट रिलैक्स हो, जॉइंट्स पेन बढ़ते जाए, हमारा मेडिसिन सही है। तो ये हेरिंग्स लॉ और रॉबर्ट्स रेमेडी रिएक्शन, केन 12 ऑब्जर्वेशन, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्रावेशन, ये ऑर्गेनन का जो प्रैक्टिकल अप्लाइड ऑर्गेनन हमको हेल्प करता है कि आप आपका क्योर हुआ कि नहीं हुआ, उसका असेसमेंट करने के लिए ये सब फॉलो करना चाहिए। दूसरा, रैपिड प्रेस्क्राइबिंग, वो ऑर्गेनन से ही नॉलेज मिलता है, लेकिन उसके लिए मैथमेटिकल रिपोर्टरी ये सबको अध्ययन बराबर करना चाहिए। रैपिड क्लासिकल प्रेस्क्राइब में पहले हमको एम्फासिस देना पड़ेगा इटियोलॉजी में, क्योंकि इटियोलॉजी अगर हम हमारा पकड़ में आ गया तो उस पर एक्यूट डिजीज ट्रीटमेंट करने, ऐसे एक्यूट डिजीज में इटियोलॉजी वेरी क्लियर रहता है, क्योंकि वो पेशेंट कहता है कि मैंने रात को उजागर था, एक पार्टी अटेंड किया था मेरा, वो पार्टी में मैं मसालादार खाना खाया था, अभी सुबह मेरे को चक्कर आ रहा है। तो ये क्लियर कट केस नॉक्सोमी का है, क्योंकि नाइट वॉचिंग और स्पाइसी फूड, वो हमको ये फिजिकल सिम्टम कहता है, उस पर कोई टाइम वेस्ट करने का नहीं, लेकिन मेरे को अच्छा नॉलेज होना चाहिए। फिर रिपीटेशन, ससेप्टिबिलिटी को जजमेंट करना चाहिए, कब देंगे। इसके बाद बिहेवियर, गेस्चर, पोस्चर, ये सारे चीज का नॉलेज हमको हेल्प करता है कि मेडिसिन प्रॉपर चुनने के लिए। जैसे एग्जाम्पल इटियोलॉजी का मैंने लिखा, नेवर बीन वेल सिंस,
ये नॉट सीन वेल सिंस प्यूबर्टी, पल्साटिला मेडिसिन, पल्साटिला में क्लियर कट लिखा है कि वो लेडी जाके कहेगी मेरा लड़की एकदम बढ़िया थी, लेकिन जब से उसका मेंसेस शुरू हुआ है तब से ना खाना खाती है, पिंपल्स निकलता है, बहुत सारे कंप्लेन कर रही है। तो हम उसमें इटियोलॉजी के आधार पे हम ये हार्मोनल चेंज भले जो भी हुए, लेकिन हम पल्साटिला दे तो काम आएगा। तो इसीलिए ये इस टाइप का पास हिस्ट्री में बहुत सारे मेडिसिन, अगर हम मेडिसिन दे रहे ठीक नहीं हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन है, एंटीमटाप दे सकते हैं, सिलिसिया दे सकते हैं। तो इसमें क्या है हमारा केस, तो ये जो नॉलेज हमको मिलता है ये ऑर्गेनाइज से मिलता है। और मैं हम ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हम क्रॉनिक डिजीज में जाए, क्रॉनिक डिजीज में अगर हम इंटरमीडिएट डिजीज में जाए, एटिपिकल मीन्स एफेब्राइल, उसमें क्लियर कर हनीमैन ने लिखे हैं कि चाइना पोटेंसी फॉर्म में देने से तो इंटरमिटेंसी है वो खत्म हो जाएगा, डिजीज कंटिन्यू हो जाएगा। अगर डिजीज कंटिन्यू हो जाएगा फायदा क्या होगा, हमको बहुत सारे मेडिसिन का संख्या मिल जाएगा, जल्दी ठीक करेंगे। ये नॉलेज हमको ऑर्गन नहीं देते, ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो होना चाहिए। तो इसपे मोडालिटी के आधार पे एक्यूट डिजीज में हम ये कर सकते हैं, जैसे सब लोगों को जानकारी है लेकिन समय पे आना चाहिए। हेडेक अम्लरेटेड बाय यूरिनेशन, जेलसिमिमम, पर्स्पिरेशन डज नॉट गिव रिलीफ द कंप्लेन, मर्कुरियस, ये एक एक सिम्टम है, इट इटसेल्फ ये एक ही सिम्टम है, टोटालिटी है। तो उसके आधार पे अगर हम मेडिसिन दे एक्यूट डिजीज, इवन क्रॉनिक डिजीज को डिफरेंशिएट करने में ये सब हेल्प करता है। जैसे सेंसेशन, कई प्रकार का सेंसेशन होता है, कोबेव का सेंसेशन हो ग्राफाइटिस से, जैसे लेग जो हाथ पैर लकड़ी में बना हुआ है टूट जाएगा, ये थूजा मेडिसिन है। जैसे आइस से वर्टेक्स में वेराट्रोमाल्बम मेडिसिन है। तो इसीलिए इटियोलॉजी के आधार पे और ये सेंसेशन के आधार पे तो मैथमेटिका का नॉलेज अगर अच्छा है वो मेडिसिन तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसका रिपीटेशन, उसका पोटेंसी, ये जो नॉलेज है हमको ऑर्गन नहीं देता है। मायोमेटिक टोटलिटी में कोई भी क्रॉनिक डिजीज तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम एंटी मायोमेटिक मेडिसिन नहीं देंगे। आप ऊपर ये हो सकता है, इसलिए कई जगह में हम देखते हैं सोरियासिस मैंने ठीक कर दिया, अरे गर्मियों का मौसम में सोरियासिस तो कम हो ही जाता है, फिर ठंड में निकलता है। तो इसमें जो एक्टोडर्मल अगर ओरिजिन हो तो उसमें हमारा सोरा कॉज है, स्किन जनरली अफेक्ट होता है, ये मायाजम सोरा रहता है। एंडोडर्मल है साइकोटिक है, और मेजोडर्मल है ओसिपिलिटिक है। तो इस आधार पे जो ऑर्गन्स अफेक्ट होगा, ऑर्गन के हिसाब से हमको ये नॉलेज, डायथेसिस हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो और मायोमेटिक हो, ये सारे नॉलेज हमको प्रैक्टिकल ऑर्गेनन से, अप्लाइड ऑर्गेनन से मिलता है। ऑर्गेनन का यूज जितना हम अपना प्रैक्टिस में करेंगे उतना हमको सक्सेस रेट आएगा। मेरे विचार में समय होते जा रहा है, तो उसमें और भी मैंने जो कलेक्शन जो लिखा था कि इमोशनल के बेस पे भी सीधा मेडिसिन आ सकता है, और उसमें इसमें कोई कन्वेंशनल मेडिसिन इसमें, इसलिए लोग कहते हैं कि इसका क्या संबंध है, लेकिन इसका संबंध है। तो सुपीरियर कॉम्प्लेक्स प्लाटिना, अगर सुपीरियर कॉम्प्लेक्स प्लाटिना है तो उसमें चाहे डिजीज कुछ भी हो, अगर लेडीज का ऐसे सुपीरियरिटी है तो हम प्लाटिना दे सकते हैं। तो खाली ऐसे नहीं है कि ट्रैवलर्स कॉन्स्टिपेशन हो प्लाटिना दे। तो ये नॉलेज जो हमको मैथमेटिका देता है। इसके बाद आगे का आपका डोज, पोटेंसी, खैर हैनीमैन ने 6th एडिशन में जो इंट्रोड्यूस किए 50 मिलीमीटर स्केल, उसमें उसके कारण ही समाधान हो गया। अभी मेरा समय हो गया है, तो और एक दो स्लाइड है, अभी थोड़ा डिस्कशन मैं देखा हूँ, मैं हर एक ये सुनता हूँ, अच्छा लगता है। तो साढ़े से समय हो गया ना? हाँ, समय हो गया है। और जी इसका अगर आप चाहेंगे तो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट लेक्चर करेंगे। जी सर जी। ठीक है, तो बहुत अच्छा रहा आपका प्रेजेंटेशन, और आपने जो अप्लाइड ऑर्गेनल की बात करी, आज के समय के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इस विषय पर हमेशा चर्चा होते रहना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत अच्छा जो पहला स्लाइड में एक
बर्ड्स का, चिड़िया का फोटो बना दिया और उसमें उनके विंग्स का क्या रोल है, उसका टेल का क्या रोल है और उसका फ्लाइंग। तो एक चिड़िया, एक बर्ड्स है जो आकाश में उड़ सकता है ये, और उसी तरह से जैसे खाली देखने से नहीं होता है, उसका उड़ने का प्लान, यानी कि ऑर्गेनन को हम कैसे, आपने इस बात को बताने का कोशिश किया कि ऑर्गेनन को हम किस प्रकार अपने प्रैक्टिकल व्यवहार में, क्लिनिक में करें। अगर क्लिनिक में आप नहीं कर पाते हैं तो आपका होम्योपैथिक चिकित्सक होना बेकार होता है ना। और होम्योपैथी को अगर है तो होम्योपैथी दृष्टिकोण होनी चाहिए, है ना, होम्योपैथिक दृष्टिकोण होनी चाहिए। और यह दृष्टिकोण पर आपने बहुत ही अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शन किया है। यह आप लोग के लिए, हम लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत ही उत्तम है। मैं चाहूंगा कि आप इसका सेकेंड पार्ट और अंग्रेजी में भी इस पार्ट को लेकर के आए। मैं आपसे बात कर लूंगा, मई में हमारे पास में कुछ डेट है। मैं मई के लिए आपसे, आप जब फ्री होंगे तो मैं मई के लिए इसका बहुत सारे स्लाइड्स आपके बाकी रह गए हैं, उसको पूरा किया। आप इतना अच्छा एक्सपीरियंस, यू आर वेरी गुड टीचर, है ना, आप एक अच्छे टीचर हैं, बहुत अनुभवी टीचर हैं, शिक्षक हैं, और इसका लाभ हम लोगों के फोरम को मिल रहा है। आप निरंतर यहाँ पर आते हैं, ये आप लोगों का बहुत बड़ा कृपा है हम लोगों के लिए। मैं चाहूंगा कि आप आते रहिए, और आपके माध्यम से हम लोगों को काफी मदद भी मिला है। तो इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और फिर इस उम्मीद के साथ विदा करता हूँ कि आप फिर हम लोग अगली बार आपसे मिलेंगे पुनः। अब हम लोगों का समय पूरा हो चुका है। हम लोग अपने इसको हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश जी को। डॉक्टर धनेश जी इंग्लिश सेशन के लिए तैयार हैं, और हमारे स्पीकर भी आज के तैयार हैं। हम लोग आइए डॉक्टर धनेश जी को सुनते हैं। सभी को हिंदी सेशन को गुड बाय, और सभी को इंग्लिश सेशन वाले लोगों को मेरा स्वागत। वेलकम टू द ऑल इंग्लिश ऑडियंस। Thank you. Unfortunately, there was a network problem. Good evening, good afternoon, and good morning. This is the 1320th day of continuous webinar conducted by International Forum for Promoting Homeopathy. Today, our guest is Dr. Hilbert De Silva. Let us begin the session with 1 minute silent prayer.